नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा शहरी इंडिया की। ग्रामीण भारत की हम लगातार बात करते हैं, लेकिन आज शहरी इंडिया का नंबर, और बात करेंगे एक सपनों के घर की। आपका, मेरा, हम सब का, जो शहरों में रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग, मिडिल हो, लोअर मिडिल हो, हमारा एक अदद सपना होता है, एक छोटा सा प्यारा सा घर। और अपनी जिंदगी भर की कमाई उस घर को बनाने में, उस सपने को संजोने में हम लगा देते हैं। और शहरों में आजकल नया चलन है सोसाइटीज का, फ्लैट्स का। हर कोई फ्लैट चाहता है, क्योंकि आप सोसाइटी में गए, सेफ्टी और सिक्योरिटी आज की तारीख में सबसे अहम है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, अंदर ही क्लब है, जिम है, स्विमिंग पूल है, बाग बगीचे हैं, बच्चे एक दूसरे से मिल सकते हैं, बूढ़े माँ बाप हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, मेंटेनेंस हो जाती है, इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है, तमाम सुख सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। लेकिन होता क्या है, ये तो सपना है ना, सपना हकीकत थोड़ा होती है। आपको मैं तस्वीरें दिखाने वाला हूं। अब नोएडा की ये तस्वीर है, एक सोसाइटी है लोटस बुलेवार्ड। फुल फ्रेम दिखाइए, ये तस्वीर है। ये यहां के गार्ड हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है इनके कांधों पर। सोसाइटी में रहने वाले लोग मेंटेनेंस देते हैं, इनकी तनख्वाह के लिए, इनके वेतन के लिए, सोसाइटी के रख रखाव के लिए, उसे साफ सुथरा बनाए रखने के लिए। और ये गार्ड, और माफ कीजिएगा मैंने गार्ड शब्द गलत इस्तेमाल कर दिया, ये गुंडे किस तरह से लाठियां बांध रहे हैं वहां रहने वाले एक शख्स सुरेश कुमार पर। अब जो ये गार्ड्स हैं, इन्हें हिरासत में तो ले लिया गया है, 8 गार्ड्स, बीच में सफेद शर्ट में इनका सरगना यानी कि हेड गार्ड। तो ये कौन सी सेफ्टी सिक्योरिटी है? और ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है कि जी एक वाकया है, तिल का ताड़ बना रहे हो संदीप चौधरी। ये बहुतेरी सोसाइटीज में बदतमीजी, गाली गलौज, गुंडागर्दी की खबरें आम हैं। सोसाइटी में रहने वाले शख्स, परिवार, वो वहां के मालिक हैं, लेकिन वो डर डर के रहते हैं। गुजारिश करनी पड़ती है कि जी वो लाइट खराब हो गई, अरे प्लम्बर को भेज दो, अरे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, अरे बाथरूम चोक हो गया। इल्तिजा करनी पड़ती है, गुहार लगानी पड़ती है अपने ही घर में, अपने पैसों से बनाया गया घर। और ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, ये तो गार्ड्स की गुंडागर्दी है। बिल्डरों की गुंडागर्दी लगातार जारी है। कहने को कानून सख्त कर दिए गए हैं, रेरा कानून आ गया है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, कि अब कोई कोताही नहीं कर सकता। लेकिन वो बदस्तूर जारी है। इसकी ताजा मिसाल हमने 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के जरिए देखी। और क्या था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? सुपरटेक एक बिल्डर है, नामी बिल्डर, उनकी एक प्रॉपर्टी है, एक सोसाइटी है एमरल्ड कोर्ट, सेक्टर 93A में। वहां भाई साहब ने अथॉरिटी के साथ मिली भगत, कोरी गुंडागर्दी जो होती है, 40 मंजिला ट्विन टावर्स
खड़े कर दिए। बताया ये तो मलेशिया के पेट्रोनास टावर्स की बराबरी करेगा। जिन्होंने वहां फ्लैट्स खरीदे थे उनको कोई इल्म, कोई जानकारी नहीं, खड़े कर दिए और बेच भी दिए। जो वहां पहले से रह रहे हैं उनकी वेंटिलेशन, वहां पर धूल मिट्टी, मशीनों की गड़गड़ाहट, मकान क्या खरीदा लोगों ने, आफत बन गई, सांस लेने की दिक्कत हो गई, पर बिल्डर को क्या लेना देना। और अथॉरिटी हाथ में पैसे धर दिए गए, जेब भारी कर दी गई, तो सब कान में तेल लगाकर बैठ गए। गांधी जी के 3 बंदर बन गए। ना बुरा सुन रहे थे, ना बुरा देख रहे थे, ना बुरा कह रहे थे। कोई इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, कोई एविक्शन करनी पड़े, सब कुछ ताक पर रख दिया। और 12 साल लग गए, 12 साल सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर आने में। 30 सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में 7 साल के दौरान। 2012 इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने अपील की। 4 लोग, एक 80 साल के बुजुर्ग डीआईजी थे सीआरपीएफ में, यूबीएस तेवतिया, एसके शर्मा, रवि बजाज, एमके जैन की तो मौत भी हो गई। 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा। ये डटे रहे। कितने लोग डटते हैं, आजिज आ जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे भैया यही व्यवस्था है, ये फंक्शनिंग अनार्की है। व्यवस्था के नाम पर अराजकता है। एक अराजक व्यवस्था चल रही है। अरे कौन लड़े, कौन सर फुड़ाए। आम आदमी थक जाता है। अभी भी अपील कर दी है सुपरटेक ने, तो अभी देखिए 3 महीने में ये ढाई जानी है। 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, लीगल कॉस्ट देनी है 12% के साथ। जो जो परेशानियां हुई, जिनके पैसे अटके हुए थे, वो वापस करने हैं। वो कब होंगे, ये बहुत दूर की कौड़ी है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं दूर की कौड़ी है, इसके मैं कुछ उदाहरण दूंगा। सिर्फ नोएडा, एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद की बात नहीं करूंगा। मुंबई में एक प्रतिभा अपार्टमेंट था। 1984 में यह बात सामने आई कि 9 मंजिलों का अवैध निर्माण कर दिया गया है। 1984 कि जी ढहाओ। कब ढाई गई? 2019 में, 35 साल बाद। 35। एक कोका कोला कंपाउंड है मुंबई में, 1984 से 89 के बीच 35 अवैध गैर कानूनी मंजिलें बना दी गई। बहुत हो अल्लाह हुआ। इसको घोटाला माना गया 2009 में। हुआ क्या? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं। और उससे भी बड़ा, और ये तो याद होगा आप लोगों को, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, वॉर विडोज, जो हमारे बहादुर देश के लिए मुस्कुराते हुए जान न्यौछावर कर देते हैं, उनकी पत्नियों के लिए, मैं विधवा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, उनके लिए यह सोसाइटी बननी थी। फिर वही बिल्डर, अथॉरिटी, सरकारों का खेल। 2010 में कहा गया कि जी इसे ढहाओ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्टे लगा दिया अपने ऑर्डर पर। व्यवस्था समझिए, ऑर्डर पर स्टे क्यों लगा? आदर्श हाउसिंग सोसाइटी ऐसे ही खड़ी है, कोई आदर्श नहीं स्थापित कर रही, पर इसमें फ्लैट किसके हैं? हमारे कर्ता धर्ताओं के, नेताओं के, मंत्रियों के, जनरल्स के। वॉर विडोज के लिए था ये, जनरल और एयर मार्शल्स और कॉमोडोर्स के लिए नहीं थी ये बिल्डिंग। और हमारे नौकरशाह, आईएएस, आईपीएस, अरे भाई उन्होंने फ्लैट ले रखे हैं, कोई गिराकर तो दिखाओ। ये हमारी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो रही है सुपरटेक मामले के बाद। एक एसआईटी के गठन की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं खैर नहीं,
जिसने मिलीभगत की। पर योगी आदित्यनाथ जी, मिलीभगत तो है, थोड़ी जानकारी आपके अधिकारी देंगे। ये तो जानकारियां सार्वजनिक हैं। एक नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें से आज की तारीख में जो बिल्डर बने घूम रहे हैं नोएडा में, 20 ऐसे बिल्डर हैं, क्लार्क थे, क्लार्क नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में, सब ने प्लॉट ले लिए, बिल्डर बन गए, 4-4, 5-5 हजार करोड़ के आदमी बन गए। कोई पूछने वाला नहीं। रेरा बना हुआ है, जेल में है, अंसल बंधु जेल में है, अनिल शर्मा जेल में है, ना जाने कितने बिल्डर्स जेल में हैं। पर आपने फ्लैट ले लिया, सेफ्टी सिक्योरिटी एक दिक्कत, फ्लैट ले लिया, वहां पर अवैध निर्माण कर दिया, दूसरी दिक्कत। अरे आपने फ्लैट खरीदा, 15-15 साल से आप इंतजार करे बैठे हैं, 60 साल की उम्र में रिटायर हुए, आज 75 पार हो रहे हैं, वो अदद सपना पूरा नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, 19,000 फ्लैट्स थे, 10 साल से बन रहे हैं कहने को यूनिटेक में, अब कह रहे हैं 4 साल और इंतजार कीजिए। 40,000 फ्लैट हैं आम्रपाली ग्रुप में, रोज अड़ंगा, ठेकेदार को पैसे ही नहीं मिल रहे जी, एनबीसीसी पैसे नहीं दे रहा, धाक के वही 3 पात, सर फुड़ाते रह जाइए। ईएमआई आपकी चल रही है, ईएमआई बाउंस कर जाए, आप डिफॉल्टर हो गए, बिल्डर फ्लैट ना दे, कोई पूछने वाला नहीं। यह व्यवस्था है हमारी। सपने कैसे चकनाचूर होते हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सोसाइटी में रहने में लगता है डर, और कानून सख्त, बिल्डर अथॉरिटी मस्त। चर्चा में मेरे साथ भुक्तभोगी हैं, जो ट्रिगर पॉइंट है आज की चर्चा का। सुरेश कुमार लोटस बुलेवार्ड में रहते हैं, गार्ड्स ने इन पर डंडे चलाए। मेरे साथ एक और सुरेश हैं, सुरेश रहेजा, एमडी हैं रहेजा ग्रुप के, एक रेप्यूटेड बिल्डर है। एक और बिल्डर पीयूष शर्मा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सिक्का ग्रुप, जाना माना बिल्डर है। अभिषेक प्रेसिडेंट हैं NEFOWA के। ये इतनी सारी संगठन बने हुए हैं जो सपना संजोए बैठे हैं कि भाई फ्लैट मिल जाए, मिलते नहीं हैं, दर दर भटकते हैं। संजय चड्डा जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री इज हैड, और यहां बता दूं जिस सुपरटेक का जिक्र हो रहा है उसी में रहते हैं डीजीपी विक्रम सिंह, सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी वहां रह रहे हैं और कानून के परखच्चे उड़ रहे हैं, ये भी कुछ नहीं कर पाए। और मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता पत्रकार हैं, पर साथ ही साथ आम्रपाली सिलिकॉन एक सोसाइटी है, उसकी AOA, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन जो है, उसके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सुरेश कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुरेश थोड़ा सा तकलीफ में भी हैं, अभी सीट से उठ गए, लेकिन विक्रम सिंह आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें देखी, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? मैं कह रहा हूं ये गार्ड नहीं, गुंडे हैं। विक्रम सिंह, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ गई, मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन बिल्कुल आपने पूछा, ये गुंडे नहीं, ये अपराधी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने सुरेश जी के ऊपर हाथ उठाया, विद्वान अधिवक्ता संजय चड्ढा जी हैं, वो सहमत होंगे। इनके ऊपर 307 गुंडा एक्ट, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, सामान्य धाराओं में नहीं। क्योंकि जो मिली भगत की आपने बात की है, उस मिली भगत में यह भी है कि बिल्डर्स के और इन लोगों के नेक्सस थाने स्तर पे होते हैं, और उसका स्पष्ट प्रमाण आपको, मैं तो यही रही रहा हूं किराएदार की हैसियत से, और मैं रोज इनका तांडव देखता रहता हूं। और जिस तरीके के कानून को अपनी हथेली में रख करके ये तो साफ कहते हैं, आप ऑर्डर्स ले आइए, हम दोबारा जाकर के नक्शे या जिस चीज में रद्दो बदल करानी है, मनमाफिक तरीके से अपने धन बल से और अपने रसूख से हम करवा लेंगे।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने संदीप जी खुद देखा होगा कि जिस तरीके से ये जहां चाहते हैं वहां राह बना लेते हैं। लेकिन ये जो तांडव हुआ है संदीप जी, इसमें इनको कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन इनको जो हिरासत में लिया गया, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आई डू होप कि जिन धाराओं को मैंने कहा है उन धाराओं का समावेश किया जाएगा। लेकिन मुझे भय है कि 151 सीआरपीसी जिसमें 24 घंटे की जेल होती है और 323 में मामला रफा दफा हो जाएगा और इनका कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, न ये ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगा। आई होप मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा है अपनी सोसाइटी में या अन्य सोसाइटीज में, आपने सही कहा, अपनी ही सोसाइटी में जो मैं मेंटेनेंस देता हूं लगभग 12,000 रुपए महीने, ये लखनऊ में एक सामान्य घर का महीने का किराया होता है। और मेंटेनेंस पे आपने सही कहा, ऐसा लगता है जैसे मैं याचना कर रहा हूं, भिक्षा पात्र लेके प्लम्बर भेज दो, इलेक्ट्रीशियन भेज दो, और नहीं आता है तो हार करके बाजार से मंगाना पड़ता है। लेकिन संदीप जी, कम से कम आपसे यही सीखा है कि अगर जब नहीं होता है तो मैं इशू बनाता हूं, इसमें डीआईजी तेवतिया साहब अगर मेरी बड़ी सहायता भी करते हैं तो हमारे यहां तो मामला सुधर गया। लेकिन जहां पर सुरेश जी के साथ इतनी आपत्तिजनक घटना घटित हुई है, जितनी भी कठोर कार्रवाई गार्ड और इस कंपनी के खिलाफ की जाएगी, कंपनी के इस गार्ड कंपनी के संचालकों के द्वारा के ऊपर, मैं समझता हूं वो कम होगी, एक नजीर कायम होनी चाहिए। ये एक ही सोसाइटी नहीं संदीप, मैं आपसे ऐसी 4 सोसाइटीज का नाम जाहिर कर रहा हूं विक्रम सिंह, आज मैं आपसे नाइत्तफाकी जाहिर कर रहा हूं। हम दरअसल आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। ये तो गुंडे हैं, पर शय किसकी थी, ये मिलीभगत किसकी है, ये कृत्य करने की इजाजत देता कौन है, ये दुस्साहस इनके पास आया कैसे, ये पूरा सिस्टम मिला हुआ है ना जी। और जिस ये बिल्डर गार्ड जैसे रखते हैं, बिल्डर पर अथॉरिटी का आशीर्वाद है, ये व्यवस्था की मिलीभगत है ना। गार्ड तो ये छोटी मछली है, इन पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सख्त कार्रवाई ना हो, लेकिन हम इसकी तह तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे कभी? बिल्कुल जाना चाहिए। और जिस खूंटे से ये बंधे हैं गार्ड्स, उस खूंटे की ताकत, और वो खूंटा कौन है, इन गार्ड्स की कंपनी, और कंपनी के माध्यम से जो बिल्डर्स हैं उनके उच्च मनोबल के कारण इनका ये दुस्साहस हुआ है। और इनका मनोबल ऊंचा क्यों हुआ है? जो गलत धनबल, बाहुबल और इनके द्वारा अपने एन केन प्रकारेण जो छोटे मोटे अधिकारियों को जेब में रख करके भ्रष्टाचार के कारण। आपने सही कहा, ये जो नेक्सस है गार्ड्स को चलाने वाली कंपनी और इनके जो न्योता देते हैं काम के लिए वो बिल्डर्स, इनके ऊपर, क्योंकि वाइकैरियस लायबिलिटी और बाकी लायबिलिटीज क्रिमिनल और सिविल, ये सारी लायबिलिटीज बिल्डर्स के ऊपर भी जाती है। सुरेश कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश कुमार, हुआ क्या था? आप पर लाठियां क्यों बरसाई गई? आपने बदतमीजी की थी क्या गार्ड्स के साथ? संदीप जी, मैंने बदतमीजी क्या करी थी कि मैंने ये कह दिया कि मुझे अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है और उसके लिए मुझे शाफ्ट की चाबी चाहिए जहां से कि कॉमन केबल निकलती है और सबके फ्लैट में जाती है। और मैंने वो चाबी मांगी और चूंकि उसकी परमिशन, जो यहाँ काम करने का तरीका है सोसाइटी में, ये सोसाइटी बिल्डर के द्वारा मैनेज नहीं होती। ये सोसाइटी हमारी, जहां मैं रहता हूँ, ये अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, जिसको हम RWA कहते थे, फ्लैट्स के लिए AOA होता है, उसके ऑफिस बेयर्स मैनेज करते हैं। और मैंने जब सारे तौर तरीके अपना लिए, व्हाट्सएप कॉल, मोबाइल कॉल, PNT फोन पर फोन कॉल, ईमेल, आज तक मैंने पुलिस को रिपोर्ट दी है, डिटेल्स सारी दे दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और आज तक जो मैंने मेल डाली थी 3 दिन पहले, अब तक मुझे उस पर रिवर्ट नहीं आया। मेल एड्रेस चेक कर चुका हूं, ईमेल आईडी सही है, अब तक उसमें परमिशन मुझे नहीं मिली चाबी लेने के लिए, शाफ्ट खोल करके मेरा अपना ब्रॉडबैंड का काम कराने के लिए। और जब मैं चाबी लेने के लिए गार्ड रूम के पास गया, मैं अभी सीवियर कोविड से अभी हॉस्पिटल से आया हूं, और मैं 9 डेज हॉस्पिटल में था, 4 दिन ICU में था, 35-38 के बीच में मेरा हार्ट रेट था। मुझे 17 फ्लोर से उतर कर नीचे जाना पड़ा गार्ड से बात करने के लिए, सिर्फ कि चाबी दे दो, क्योंकि FM ऑफिस से जहां आपका कंट्रोल है वहां किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मैं कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा बाय एनी मीन। नहीं, और फिर उस गार्ड ने चाबी देने के लिए मना कर दिया। ये लट्स चलाने की नौबत क्यों? मेरे सीनियर से बात नहीं कराओगे आप? बता रहा हूं ना सर। नीचे जब मैं चाबी
गार्ड के पास मांगने के लिए गया, उसने कहा आप सीनियर से बात कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसने बड़े तेज से टेबल पर हाथ मारकर बोला कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी मदद, आप जाइए एफएम से परमिशन दिलवा दीजिए, चाबी ले जाइए। तब चूंकि मैं 17 फ्लोर से उतर के गया था, मैं वैसे हाँफ रहा था और खुंदक में था, मैंने गार्ड को बोला, उसका मैंने गिरेबान पकड़ा, मैंने कहा तुम चलो और मेरे साथ एफएम में चलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, और लौट के आओ, ऊपर जाओ 17 फ्लोर पर पैदल, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको चाबी दे के आओ, तुम ही तो टेस्ट लो कि 17 फ्लोर पर चढ़ के जाने में कैसा लगता है। सिर्फ इतना मैंने गार्ड को बोला और वहां से चाबी लेकर मैं ऊपर आ गया, और मैंने ये कह दिया कि मैं चाबी लेके जा रहा हूं, तुम जाओ, तुमने एफएम जो भी लोग तुम्हारे हैं उनको बोल देना, मेरे ऊपर बात डाल देना कि वो चाबी ले गए। और चाबी किसकी थी सर? खाली शॉफ्ट की, ना किसी के फ्लैट की चाबी थी ना कुछ था, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ वायर होती है और वो सिर्फ दरवाजा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉक रहता है। इतनी सी बात के हुई थी, सिर्फ मैंने उसके गिरेबान में हाथ डाला था क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा था और ऊपर आ गया। अब चूंकि वो बदतमीजी मैं कर गया था, छोटी हो या बड़ी हो, वापस चाबी देने के बाद इन लोगों को, जब ये लोग काम करने लग गए, इनको बता दिया क्या करना है, तो मैं एफएम ऑफिस में जा रहा था इसकी कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि जिस बंदे ने परमिशन देनी थी उससे कांटेक्ट किसी तरीके से हो ही नहीं पा रहा था। सिर्फ व्हाट्सएप पे जब मेरा सब कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसका एक मैसेज आया था, ओके सर, जो कि मैंने 45 मिनट पहले डाला था उसको। ठीक है। तो मैं जा रहा था इस इशू को एस्केलेट करने के लिए। जैसे ही नीचे उतरा मैं लिफ्ट से वापस जब मैं आया तो लिफ्ट तब तक चालू थे, तब तक लिफ्ट चालू थी, तब लिफ्ट चालू हो चुकी थी। 3 लिफ्ट हैं सर संदीप जी, 3 लिफ्ट हैं, 30 फ्लोर का टावर है, एक लिफ्ट डाउन थी, दूसरी लिफ्ट ऑन एंड ऑफ थी। फिर क्या हुआ, आप आए, लिफ्ट से आए? इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये 2 लिफ्ट कितनी। जब मैं नीचे गया देखा तो वहां 10-12 गार्ड खड़े हुए हैं, 5-6 अंदर थे, जो हमारा रिसेप्शन टेबल होता है उसके अंदर, और 6-7 बाहर थे। तो मैं समझ गया कि कुछ इशू होगा इसमें। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग अभी जो इंसिडेंट हुआ था उसमें आए हो क्या? अगर उसमें आए हो तो मैं एफएम जा रहा हूं, चलिए एफएम में स्टेट मैनेजर के साथ बैठ करके आप अपना वर्जन दे दीजिए, मैं अपना वर्जन दे देता हूं, कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं दोनों, और उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। उनने कुछ नहीं सुनी। तुमने गार्ड को हाथ क्यों लगाया, धक्का मुक्की शुरू करी, मैंने रेसिस्ट करा। मेरे को दूसरा एक सुपरवाइजर उनका जो इसमें दिख रहा है फोटो में, वो कहता है तुमने मेरे गार्ड को मारा है। उस गार्ड को जिससे मेरी बहस हुई थी उसको कहता है इसको मार। उस बंदे ने मुझे एक घूंसा मारा मेरे आंख के ऊपर, सूज गई आंख। आई वॉज शॉक्ड, मुझे विश्वास नहीं था कि इस बात पर इतना सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ काफी दिन से रह रहा हूँ। नहीं, वो तस्वीरें गवाही दे रही हैं। आपको कितनी चोटें आई? कमी रेजिडेंट्स के साथ, स्पेशली मतलब सीनियर रेजिडेंट्स के साथ कभी नहीं करते हैं जी। ये पूछिए कहां नहीं आई, ये पूछिए कहां नहीं आई। सिर फटा है पूरा, पीठ पूरी लाल है, सारे साइड में लगे हैं चोट। मेरे को और मेरे बेटे को उससे ज्यादा पीटा इन्होंने। बेटे को बचाने के चक्कर में ही अगर आप वीडियो देखें तो, चूंकि वो इंसिडेंट मेरे से हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया जो कुछ करना है मेरे साथ करो। पुलिस ने क्या धाराएं लगाई है इन गार्ड्स पर, इन गुंडों पर? था कि हम एफएम में सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने क्या क्या धाराएं लगाई है? पुलिस ने 308, 308, 147, 149 एंड 120B ये धाराएं लगाई हैं। संजय चड्ढा, जो ये तस्वीरें हैं, ये धाराएं ठीक हैं या यहां पर भी सिस्टम कहीं ना कहीं अपनी मिलीभगत फिर दिखा रहा है? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा आपने एक इशू, जो कि बहुत रेगुलर है और इसके पीछे की सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, इसकी बैकड्रॉप बहुत खतरनाक है। जो बिल्डर आरडब्ल्यूए की नेक्सस, जिस तरीके से ये लोग अपने हितों को देखने के लिए ये काम करते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम टॉपिक है। कोई भी इस पे बात नहीं करेगा, ये एक एक व्यक्ति को टच करता है। पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं। जो अभी विक्रम सिंह जी ने कहा गुंडा एक्ट कुछ नहीं लगा, 307 की धारा लगनी चाहिए। सर पे डंडा मारता दिख रहा है, अटेम्प्ट, यहां पे मर जाएगा आदमी अगर उसके सर पे सर फाड़ दिया जाएगा। धाराएं हल्की लगी, पहली बात। ये आपकी बात का जवाब। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं संदीप। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके पीछे ये है कि ये जो व्यवस्था है ये इस तर्ज पे खराब हो चुकी है कि जो आरडब्ल्यूएस हैं उनमें जो लीडरान होते हैं, इन सबको भी बैकिंग मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं,
जब आप इसको खंगालेंगे, जब पर्दा उठा के देखेंगे, तो इन गार्ड्स के पीछे भी कोई आरडब्ल्यूए का जो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, ये सब उनके लोग थे। उनकी शय पे ही ये करते हैं। ये इन छोटे छोटे लोगों की क्या इतनी जरूरत है कि ये, तो असली शय वहां से आती है। आरडब्ल्यूए में फंड्स की तो फंक्शनिंग अनार्की है ये सोसाइटी सिस्टम जो हमने बनाया, सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर जो लोग आते हैं, दरअसल ये फंक्शनिंग अनार्की है, अराजकता है। देखिए मैं आपको और इसे रोकने वाला कोई नहीं, कोई इसमें कोई कानून की व्यवस्था है ही नहीं। कोई इस सोसाइटी क्या रेगुलेट कर रहा है? ये सोसाइटीज हैं, ये अपने नियमावली से चलती हैं, और जहां पे वो लोग जो डोमिनेट करते हैं, वो आप स्तब्ध रह जाएंगे। ऐसे लोग हैं जो अपना काम धंधा छोड़ के इसी में लगे हुए हैं, कुछ नहीं करते। वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनके सोशल वर्क करते हैं, जिसमें उनकी जेबें गर्म होती हैं। ये बहुत एक ऐसा तथ्य है जो सबको मालूम है। अब इसके अलावा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरीके से बताया, आपने बोला कि रेरा कानून आया। रेरा कानून क्या है? टूथलेस है। आप कितने इन सब आपने 4-5 नाम भी लिए कि जेल में बैठे हैं। क्या हो रहा है? कौन से आपने सुपरटेक का के बारे में बताया। जेपी विस्टाउन दुनिया भर की सोसाइटी है, लोग 10-10 साल से, मेरे बहुत से सहयोगी हैं, 10-10 साल से ईएमआई भरे जा रहे हैं, वो घर ही नहीं बन के दे रहा, वो सपना ही नहीं पूरा हो रहा। देखिए सिर्फ एक लीपत पोती हुई है रेरा के आने से। मैं आपको 5 साल हो गए रेरा को आए हुए, और अब तो पिछले 2 साल से तो कोई भी रेरा बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि कोरोना है। बिल्कुल कोई एक्शन नहीं है, मैं रोज देखता हूं। मैं एक बात और बताऊं, जैसा आपने सुपरटेक का बताया, जब शुरुआत हुई थी तो ये टावर एक था, और एक टावर में भी सिर्फ 9 मंजिलें बननी थी, 40 मंजिल तक बन गई। और उनके बाद 40 मंजिल बनने के बाद क्या हुआ? उन टावर्स के बीच में कोई गैप नहीं है। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे हवा नहीं आ रही है, धूप नहीं आ रही है। उन लोगों का तो वहां रहना दुश्वार हो गया, जो वहां रहने वाले। क्या होगा? क्योंकि बिल्कुल एक बहुत बड़ी नेक्सस चल रही है। तो मिली भगत है। पीयूष शर्मा और सुरेश रहेजा को स्क्रीन पर लाइए। और पीयूष शर्मा, सुरेश रहेजा, मेरा कतई ये नहीं कहना है कि सारे बिल्डर मिली भगत में शामिल हैं। जैसे हर कोई मीडिया, हर कोई पत्रकार गोदी पत्रकार या गोदी मीडिया नहीं होता, लेकिन आज की तारीख में पीयूष, क्या बिल्डर्स और ये अथॉरिटी की मिली भगत ये आम आदमी के सपने नहीं पूरे होने दे रही है, और बिल्डर्स का, आप जैसे लोगों का भी नाम बदनाम होता है? क्या ये कड़वी हकीकत है आज की तारीख में? संदीप जी, सबसे पहले तो सभी पैनल पे उपस्थित लोगों को मेरा नमस्ते। और जो विषय आपने उठाया है, निश्चित रूप से वो हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम इस घटना को बात करें तो विशेषतः मैं तो ये कहूंगा कि ये निंदनीय है, और किसी भी प्रकार का ये जो मैं तो इस तरह कहूंगा, जब इंसान जानवर का स्वरूप ले लेता है तो वो सोसाइटी के एक जो फैब्रिक है उसको खराब करने का ही काम करता है, और ऐसे लोगों को तो कतई भी माफ नहीं करना चाहिए। और जहां तक ये बात है कि सभी लोग सोसाइटी में खराब नहीं होते हैं, और सभी लोग ऐसा नहीं है कि करना तो सब लोग ही अच्छा चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो दफ्तर है, चाहे वो बिल्डर्स हैं, चाहे वो, इट इज always the man who makes the difference. It is not never the institution which is bad. मतलब कभी इंस्टीट्यूशन की कोई पॉलिसी या कोई काम करने का जो लक्ष्य है वो कभी भी खराब नहीं होता है। नहीं, आम आदमी, पीयूष बाबू, एक सेकंड के लिए, पीयूष बाबू, आम आदमी क्या वो कैरेक्टर वेरिफिकेशन करता घूमे किसी बिल्डर का? आप मकान बनाने का वादा कर रहे हैं, तारीख तय होती है, इस टाइम तक पोजेशन मिल जाएगी, अब कहने को रेरा कानून भी आ गया। मैं अपना उदाहरण देता हूं, 2006 में मैंने एक फ्लैट बुक कराया, 2021 हो गया, आजकल ये रेरा रूरा आने के बाद 2-4 बिल्डर्स और आ रहे हैं, जी हम उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर रहे हैं, जितने आपके पैसे थे उस पर 30% दे देंगे। अरे 16 साल बाद मुझे 30% दोगे? मुझे मकान चाहिए था। लोग बूढ़े हो गए, 60-62 साल में रिटायर हुए, वो 75-77 साल के हो गए, मकान नहीं मिला, और कोई कुछ नहीं कर सकता या कर नहीं रहा है।
नहीं, ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये तो वाकई दुर्भाग्यशाली है। अगर किसी व्यक्ति ने मकान बुक किया है और नहीं मिलता है तो इसकी इस पीड़ा को तो सब समझ रहे हैं, इसीलिए इसको इंप्रूव करने का प्रयास भी किया जा रहा है कलेक्टिवली। और उसमें रेरा भी, मैं ये नहीं कहूंगा, ये कहना गलत होगा कि रेरा बिल्कुल इसका कोई तथ्य नहीं है और रेरा यूजलेस है, ऐसा नहीं है। रेरा जो प्रोविजंस हैं उसकी वजह से चीजें स्ट्रीमलाइन हुई हैं। दिस वाज टोटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो अब ऑर्गेनाइज्ड होने की तरफ जा रहा है। हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड किसने रहने दिया? मैंने इसीलिए आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, कोका कोला कंपाउंड की बात की, प्रभा देवी बिल्डिंग की बात की। ये यहां नहीं, हर जगह यही है। और ये सुपरटेक की बिल्डिंग भी गिरेगी, जमींदो होगी, वो पैसा देंगे कि नहीं ये भी अभी दूर की कौड़ी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं पीयूष बाबू? आपकी बात को ही मैं ऊपर कर रहा हूं। ये सारी कमियों की वजह से ये रेरा और रेगुलेशंस आए ना, ये सारी जो कमियां जिसकी वजह से सोसाइटी ने जितनी भी, एक्चुअली ये बात तो यूं कहा जाए कि लॉ बनता कब है? जब प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं उसके बाद में लॉ क्रिएट किया जाता है। तो ये जो लॉ आया है इन प्रॉब्लम्स को देखने के साथ ही तो आया है, और इसके साथ में वी हैव टू लिव विद दिस। इसका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। ये जो चीजें बनाई हैं तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है, इट इज ओनली फॉर द पब्लिक वेलफेयर, सभी लोगों के इंटरेस्ट के लिए, बिल्डर के लिए भी, बायर के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। नहीं सुरेश रहेजा, बिल्कुल कानून होने चाहिए, कानून सख्त हैं। पीयूष बाबू कह रहे हैं कानून सख्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रेरा कोई टूथलेस टाइगर है। पर मेरा सवाल सर ये है कि ये सारे कानून हम जैसे आम आदमी के लिए ही हैं। आप तो डॉक्यूमेंट लिखवा लेते हैं, हर जगह साइन करवा लेते हैं। मैं बैंक से लोन ले लेता हूं, मेरी ईएमआई पर डिफॉल्ट करेगा तो मैं डिफॉल्टर हो गया, मेरी सिबिल रेटिंग्स चली गई। बिल्डर मुझे फ्लैट नहीं दे रहा, या जैसा फ्लैट बनाने का वादा था वैसा नहीं दिया गया, साथ में जो प्लान बताई गई उस प्लान में तरमीम कर दी। उसे कौन रोकेगा? आम आदमी का कोर्ट के चक्कर ही काटता रहेगा। ये सेम चीजें सर, अभी आप देखिए अमरपाली में ये सब हुआ और जगह हुआ। लेकिन क्या है ना, एंड ऑफ द डे जो कानून है ये ज्यादा बिल्डर को जेल ही भेज सकते हैं, फ्लैट तो नहीं दिलाते। एक्चुअली ऐसा प्रावधान होना चाहिए। मेरे डीडी न्यूज के इंटरव्यू पे लाइव आया था उस वक्त जब मैंने कहा था कि बिल्डर को पैसा मत दिया जाए, एस्क्रो अकाउंट में पैसा डाला जाए और बिल्डिंग जो है कंप्लीट करी जाए, चाहे बिल्डर ही करे, लेकिन सारा पैसा सिर्फ बिल्डिंग पे लगाएगा और नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये चीजें फॉलो होती हैं तो कई नोएडा में बिल्डिंगें कंप्लीट हो गई, इसी तरह बॉम्बे में कई कंप्लीट हो गई। लेकिन क्या है, कानून का प्रॉपर पालन होता नहीं। बिल्डर लोग जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, वो एस्क्रो अकाउंट नहीं खोलते। मनमानी कैसे करते हैं? नेताओं की जेब गर्म करते हैं ना, अथॉरिटी में पैसा देते हैं ना। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के 20 क्लार्क 4-4, 5-5 हजार करोड़ के बिल्डर बन गए। आप जानते हैं ना नाम? मैं भी जानता हूं। मैं भी जानता हूं। हाँ। आप सबसे बड़ी एक और बात सुनिए, ये मैं मतलब 3 बार इंटरव्यू में अलग अलग चैनल्स पे दे चुका हूं पिछले 3-4 साल में। देखिए जो नोएडा में लैंड है ये लीज पे है, ये हाँ। बिल्डर की नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, लोन लेके बिल्डिंग बनाई गई तो सेकंड चार्ज जो है वो बैंक का हो गया बिल्डिंग बनाने के लिए। तीसरा चार्ज फ्लैट बायर ने, जो खरीदार है, उसने बैंक से लोन ले लिया अपना फ्लैट खरीदने के लिए। बताइए 3 कर्जे चढ़ गए एक फ्लैट पे। कभी ना तो किसी गवर्नमेंट ने सोचा, ना किसी कोर्ट ने सोचा, कोई नहीं सोच रहा कि ये 3 लोन एक आदमी फ्लैट का ओनर कैसे उतार सकता है, क्योंकि बिल्डर अपना पैसे लेके वो तो चला गया। जीता जागता उदाहरण है ना सुरेश सर। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी कितना बवाल मचा, मीडिया में कितना उछला, वॉर विडोज के लिए बना था। 2012 में ढहाए जाने के आदेश आ गए, 2018 में स्टे लग गया। क्यों लगा? मैंने शुरुआती संबोधन में कहा क्योंकि नेताओं के, मंत्रियों के फ्लैट है वहां पर आईएएस आईपीएस के फ्लैट हैं, जनरल साहब और एयर मार्शल साहब वहां पर फ्लैट लिए बैठे हैं। की मिली भगत थी उसमें, बीएमसी की मिली भगत थी, आप पूरे सिस्टम की मिली भगत है। कैंपाकोला सोसाइटी देख लो, बीएमसी ने बनने क्यों दिया कैंपाकोला सोसाइटी के ऊपर के फ्लोर को? सब मिली भगत है। तो अभिषेक, मतलब आप जैसे मेरे जैसे लोग अभिशप्त हैं। बुक अ फ्लैट एट योर ओन पेरिल, वो सिगरेट पे होता है ना, स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहां पर यह भी लिख देना चाहिए, बाइंग फ्लैट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। आपकी मानसिक शांति का बैंड बजने वाला है जब आप फ्लैट बुक करोगे।
बिल्कुल संदीप जी, मैं थोड़ा सा आपसे समय लूंगा। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि 2010 में हम लोगों ने ये संगठन बनानी पड़ी, इसलिए बनाया बिल्डर से सिर्फ उनकी जो उनकी अनएथिकल प्रैक्टिस थी सिर्फ उनसे लड़ने के लिए। आज हम लोग अम्रपाली, जेपी, यूनिटेक और अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डरों को सलाखों के पीछे या फिर उनसे लड़ रहे हैं। तो ये कारण सिर्फ ये था, अभी सिक्का ग्रुप के जो डेवलपर्स जो बता रहे थे कि आपको उनकी पुरानी रेपुटेशन देखनी चाहिए। आप बताइए, आज से 5 साल या 8 साल पहले में अम्रपाली, जेपी और यूनिटेक की रेपुटेशन कैसी थी? आपको भी पता है, हमें भी पता है। जब उनकी रेपुटेशन देख के बायर्स घर खरीदते हैं कि एक बड़ा नाम है, आज इनके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वो लोग आज फंसे हुए नजर आ रहे हैं, तो आप किसकी रेपुटेशन से क्या लेना देना है? देखिए, बेसिकली क्या है कि एक गलत पॉलिसी की वजह से बायर्स फंसे हुए हैं। 10% पैसे में इन्हें लैंड दे दी जाती है नोएडा जैसी जगह में। आज जिन बिल्डर जो पहले ब्रोकर थे, आज ये बड़े बड़े बिल्डर बन गए। अब बिल्डर बनने के बाद आज ये जेल के रास्ते में या फिर सलाखों के पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो ये मुद्दा हुआ। नहीं, उनके जेल जाने से फ्लैट तो नहीं मिल रहा है ना। आम्रपाली ग्रुप के 40,000 फ्लैट अभी अधर में लटके हुए हैं। जेल में चले गए, आम आदमी का क्या? उसके सपनों को जेल हो गई ना। संदीप जी देखिए, अगर चोर को अगर सजा नहीं दी जाए, हम ये कहते हैं कि अगर चोर को सजा नहीं दी जाए तो फिर वो वही बात होगी ना, बिल्डर्स क्या हो गए? वो बायर्स के पैसे लेकर चोरी ही तो किए, और क्या किए? आप ये समझिए कि बिल्डर्स अब जितने भी जमा पूंजी थी बायर्स का 90% वो बुकिंग के साथ ही ले ले। उसके बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट में लॉन्च करते हैं, फिर तीसरे प्रोजेक्ट, कहीं ना कहीं जाकर वो फंस जाते हैं। और रेरा भी यही बात बोलती है कि अगर हम उसे जेल भेजेंगे तो फिर घर कौन बनाएगा? ना तो बिल्डर घर बनाता है, ना तो बिल्डर्स को सजा मिलती है। तो हम बायर से संतुष्ट कर लेते, कम से कम से सजा तो मिले। अब क्यों ना मिले? ये एक दूसरे बिल्डर्स के लिए एक सबक साबित होनी चाहिए। जिस तरह अम्रपाली के तीनों डायरेक्टर आज जेल में है, कोई भी डेवलपर्स गलत काम करेगा तो उसे जेल जाना होगा। चाहे हमें घर मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन उन्हें जेल की सजा उन्हें मिलनी चाहिए और कानून और सख्त होनी चाहिए। ठीक है, मैं सहमत हूं कि रेरा यहां पर थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि रेरा के पास जुडिशियल पावर नहीं है। और क्यों नहीं है ये आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि रेरा की लड़ाई के लिए हम लोगों ने काफी संघर्ष किया। मैं रेरा के सेलेक्ट कमेटी में भी मुझे बुलाया गया था और हमने उसके ड्राफ्टिंग कमेटी में मैं भी था। जिस समय रेरा ड्राफ्ट हुआ था, एक मजबूत सशक्त रेरा था। फिर रेरा ये पटल पे आते आते रेरा भी कमजोर हो गई। हम लोग भी सिस्टम की काई लग जाती है ना, सिस्टम की काई लग जाती है। अभिषेक, यहां पर प्रशांत, आप पत्रकार भी हैं, एक एओए के अध्यक्ष भी हैं। ये सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में इसी ग्रेटर नोएडा में उन्होंने माना कि अथॉरिटी में बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है, हमने कम किया है, यह ताल ठोकी गई। तो सिस्टम को मालूम है ना कि भ्रष्टाचार है, तो आंखें बंद क्यों रखता है? देखिए, ये सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। कोई भी सरकार आए, कोई भी यहाँ पे मंत्री हो या कोई भी अधिकारी आए, नोएडा अथॉरिटी को एक कहा जाए नहीं, ये बात सिर्फ नोएडा नहीं है, ये गुड़गांव, फरीदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, सब जगह है ये। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। एक बहुत कोई भी अथॉरिटी हो जहां पे खास तौर से बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा नेक्सस होता है। और उसमें अथॉरिटी, चाहे वो यहाँ की हो, चाहे वो बीएमसी हो या कहीं गुड़गांव की डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, हर जगह पे लैंड यूज चेंज करवाने के नाम पर, कहीं पर प्लॉट आवंटन के नाम पर। सीएलयू तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी, हरियाणा में खासतौर से गुड़गांव सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में। उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड अलॉटमेंट का, और जो आपने एक बताया, जितनी चर्चा हुई, बिल्डरों को अलॉटमेंट करना, पैसे के लेन देन करना और लोगों को 15-15, 20-20 साल तक ना मिलना फ्लैट का, आम आदमी प्राथमिकता नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद फ्लैट बायर प्राथमिकता नहीं है सरकार की निगाह में। बिल्कुल। उसके बाद की कड़ी अब और शुरू होती है। आईएफएमएस चार्जेस के नाम पे करोड़ों रुपए रेसिडेंट से लिए जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूं, वहां पे हर प्लॉट में प्रावधान होता है मार्केट का, प्रावधान होता है वहां पे एक स्कूल खोलने का, जो कि रेसिडेंट्स के लिए होता है। ये बिल्डर्स उस मार्केट की दुकानों को करोड़ों में बेच देते हैं, जबकि अधिकार उस सोसाइटी की रेसिडेंट्स का होता है उनके ऊपर। वो सिर्फ लीज दे सकते हैं, जबकि उसका मंथली पैसा जो है एज पर द जो नोएडा अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं प्लॉट आवंटन करते समय, वो मिलना चाहिए। जो स्कूल होना चाहिए वो स्कूल रेसिडेंट्स के लिए होता है, लेकिन वो दूसरों को बेच दिया जाता है।
और इन पैसों का इस्तेमाल जो एओए बनती हैं, बहुत सारी एओए पे जो कब्जे होते हैं वो बिल्डर के लोगों के होते हैं, वो आम रेसिडेंट्स के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेंटेनेंस चार्जेस का एक बहुत बड़ा खेल होता है। और इसके अलावा जो आईएफएमएस चार्जेस होते हैं जो एग्रीमेंट के समय में लिए जाते हैं, कहीं 25,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं 1 लाख है। इस तरह से करोड़ों रुपए का ब्याज जो है वो लगातार बिल्डर खाता रहता है और वो एओ के अकाउंट में कभी ट्रांसफर नहीं होता। एक सेकंड के लिए, बहुत अहम बात कह रहे हैं, ये बड़ी बात कह रहे हैं पीयूष बाबू, ठीक कह रहे हैं प्रशांत? यहां पर ये खेल चल रहा है। सर आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, पीयूष बाबू अनम्यूट कीजिए। हाँ आप बोलिएगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल, आप अब बोलिए। हाँ, मेरा ये मानना है कि इस तरह की बात तो ठीक नहीं है। अगर आप जब हम जनरल बात करते हैं तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि सभी जगहों पे एक जैसी स्थिति नहीं है। किसी एक वाक्य या किसी सेंटेंस से पूरी इंडस्ट्री को पेंट कर देना मेरे नहीं, मैं पूरी इंडस्ट्री को पेंट नहीं कर रहा हूं, पर यह चलन है, ये गंभीर बात है ना। मैं आपको संदीप जी बताता हूं, मैं पीयूष जी मैं आपको बताऊं, नोएडा के एक सेक्टर में एक बिल्डर की सोसाइटी के अंदर एक स्कूल था। उस स्कूल पे बिल्डर का कब्जा है और मैं नाम कोट करना चाहता हूं क्योंकि ये अखबारों से लेकर सब जगह छप चुका है। महागुन बिल्डर का, ठीक है, महागुन मॉडर्न सोसाइटी है। उस स्कूल का संचालन उस बिल्डर कर रहा है अभी तक। और जब वहां के रेसिडेंट्स ने कोरोना काल में एक वहां पे टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाना चाहा, उन्होंने अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। डीएम ने आदेश कर दिए, सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिए और बिल्डर ने वहां पे अपने बाउंसर खड़े कर दिए कि हम इस स्कूल को नहीं देंगे। ये स्कूल आपको पता है, आपके भी कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नोएडा के अंदर। क्या जो सोसाइटी जो प्लॉट आवंटित होता है उसमें जो रेसिडेंट्स जो स्कूल होते हैं या फिर जो शॉप्स होती हैं उसका अधिकार किसके पास होना चाहिए? बिल्डर के पास या फिर वहां के रेसिडेंट्स के पास? आप मुझे सिंपल एक इसका जवाब दीजिए। पीयूष जी छोटा सा जवाब। ऑब्वियसली ये सारी चीजें इट इज मेंट फॉर दी सोशल कॉज। एक्चुअली जितने लोग रह रहे हैं ये उन्हीं के प्रयोग के लिए है नेचुरली, मतलब इसमें तो कोई ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई, विक्रम सिंह, तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। और मैं यहां पर फिर से आप पर तंज भी कस रहा हूं सर कि इलाके सूबे का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी रिटायर्ड ही हो गए तो क्या हुआ? वो सुपरटेक में रह रहे हैं और वहां पर कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और आप और तेवतिया साहब कुछ नहीं कर पाए। ट्रेनों से इलाहाबाद के चक्कर ही काटते रह गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और तब आदेश आता है 12 साल बाद। खुला खेल फर्रुखाबादी है ना ये, कि कर लो क्या कर सकते हो। संदीप जी मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। बेशक रिटायर हो गया हूं लेकिन छठी का दूध याद दिला दिया इतने बड़े बिल्डर को जिनके अपने पर्सनल एयरक्राफ्ट थे। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद ऐसा नहीं है इन लोगों ने हम लोगों को खरीदने की कोशिश नहीं की, लेकिन इनको मालूम पड़ गया कि इस बार इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। अब आई विश देम वेल, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सैकड़ों परिवार यहां रहते हैं, हमारे और तेवतिया साहब के जीते जी ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनको मालूम है कि यहां पर ये तो वो रहेंगे ये हम रहेंगे। और ये मैं बता दूं, अब तीर कमान से बाहर जा चुका है, बात योगी जी तक पहुंच चुकी है। शासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरे पुत्र संजय चड्ढा यहां मौजूद हैं और वो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। उन्होंने वचन दिया है कि कहीं भी जाना हो वो जाने को तैयार है, निःशुल्क, बिना एक पैसा लिए हुए। जब तक ऐसे युवा उत्साही अधिवक्ता हैं, हमारे लिए सब मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। नहीं, मैं फिर मैं डिसएग्री करूंगा। संजय चड्ढा 12 साल लड़ाई लड़ो, 12 साल, 1 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च, इसके लिए एक परसिवियरेंस चाहिए। आम आदमी थक जाता है। आम आदमी की जिंदगी में 1000 परेशानियां हैं। एक चीज को लेकर 12 साल हर कोई नहीं लड़ सकता। यह व्यवस्था अगर वहां पर गोरख धंधा हो रहा है, मिली भगत है, उसको दुरुस्त साल 6 महीने 3 महीने में क्यों नहीं करता? देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसा अभी रहेजा ग्रुप वाले बता रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एस्क्रो अकाउंट में पैसा डलना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट में पैसा जरूर डलेगा, लेकिन और ये प्रोविजन रेरा में है संदीप, ये प्रोविजन रेरा में है, लेकिन फिर भी आप देखिए ना, रेरा टूथलेस, तभी मैंने कहा बहुत बहुत बड़ी चीजें करी है रेरा ने। निश्चित तौर पे बिल्कुल टोटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था। ब्लैक मनी का सबसे ज्यादा चलन कहां होता है?
इसी में होता था। थोड़ा अंकुश जरूर लगा है, हम बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है। रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन सुरेश कुमार, क्या आपको लगता है सेफ्टी सिक्योरिटी से जो मैंने चर्चा शुरू की, सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ेगी, हमारी व्यवस्था की आंखें खुलेंगी, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में हम खुले घूम सकेंगे बिना किसी डर के? व्यवस्था को तो मुकम्मल होने में वक्त लगेगा, लेकिन यह काम तो हो सकता है ना फौरन? छोटा सा जवाब। संदीप जी, 4 रुपए 3000 फ्लैट्स की सोसाइटी है, 4 रुपीज पर स्क्वायर फीट यहां पर मेंटेनेंस है। बोलिए। आप सोचिए 4 रुपीज का मेंटेनेंस, इट बिकम्स ह्यूज अमाउंट। उसके बाद भी, इतने बड़े अमाउंट के बाद भी सोसाइटी में यह हालत है कि 3 लिफ्ट कभी भी किसी टावर की एक साथ नहीं चलती और 30-30 फ्लोर के टावर हैं, 28 से 30 फ्लोर के। नंबर 1। नंबर 2, जो इंसिडेंट ये मेरे साथ हुआ है, इन इंसिडेंट को गहराई से सोचिए और आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि हाई राइज का कल्चर अब मेट्रो में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग मतलब सारे मेट्रोज जो भी हैं। और लोग हाई राइज में रहना प्रेफर इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पर सेफ्टी, सिक्योरिटी बच्चों की, खुद की, महिलाओं की बेटर रहती है एक ओपन सेक्टर के बजाय। लेकिन इस तरीके से अगर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स ही अगर इस तरीके से अटैक करने लगेंगे लोगों पर, जो आप देख रहे हैं वीडियो में, तो फिर इसका पर्पज ही डिफीट हो जाता है। तो सरकार को, हमारी व्यवस्था को, हमारी जो अथॉरिटीज हैं उनको चेतना होगा। ये कुंभकर्णी है, इंदिरा गांधी जी के जो 3 बंदर बने हुए हैं, अब आंखें खोलनी होंगी, कान खोलने होंगे और कुछ बोलना भी होगा। व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी तत्काल। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।